लास्ट क्लास में हमने लिस्ट को डिस्प्ले करवाने का कोड इम्प्लीमेंट किया, इसका प्रोसेस देखा, देन पार्शियल व्यूज़ को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अब हम इस पे क्रिएट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, देन हम एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। जिस तरह से हम क्रिएट, एडिट और डिलीट डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई करेंगे, सेम इसी फॉर्मेट में इसी तरह से हम एम्प्लॉयज़ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स मीन्स कोई भी और टेबल हो, जब हमारा फ्लो बिल्कुल सेम है या फिर मैं कहूँ कि सिंगल पेज पे हमने क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो सेम वे में हम किसी भी फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म मैं एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड कर दूंगा कंट्रोलर में और मेरा फॉर्म डेटाबेस में सेव हो जाएगा, या जो सा भी रिकॉर्ड मैं न्यू डिपार्टमेंट ऐड करूंगा मेरा डिपार्टमेंट डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद मैं वहां से जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न करवा दूंगा। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे ऐड करवा लेना है। मुझे इस पूरी लिस्ट को रीलोड नहीं करवाना, ना ही मुझे इस पूरे पेज को रीलोड करवाना है, बल्कि जोन सा भी ऑब्जेक्ट यूज़र ऐड करेगा वो ऑब्जेक्ट मुझे इस लिस्ट में न्यू ऐड करवा लेना है। सबसे पहले मैं इसमें फॉर्म ऐड करवा लेता हूं। अभी तक हमारा ये डाटा स्टैटिक है क्योंकि डेटाबेस के अंदर कोई भी हमने रिकॉर्ड ऐड नहीं किया। अभी हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम इस कोड को रिमूव कर देंगे और फिर ये कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हमारी कंप्लीट लिस्ट डेटाबेस में से लोड हो जाएगी। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके साथ इसका फॉर्म ऐड करवा लेता हूँ। btn-success और जैसे ही यूज़र इसके ऑन क्लिक पे क्लिक करेगा, मैं चाहे इसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर लूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करवा लूँ सेव को, या फिर मैं इसे एक आईडी असाइन करवा दूँ कि जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तब मैं इसकी आईडी के थ्रू इस कंप्लीट फॉर्म को एक्सेस कर लूँगा। अब हम किस तरह से कंप्लीट फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। अब हमें क्योंकि पता है कि एजेक्स रिक्वेस्ट बार बार यूज़ होगी, हर एक रिक्वेस्ट में यूज़ होगी, तो हम इसका अपने पास किसी जगह पे टेम्पलेट सेव कर लें ताकि बजाय हम हर दफ़ा खुद से मैनुअल कोड करें, हम इसका टेम्पलेट ही यूज़ करते जाएं। ओके, अब मुझे यहाँ पे टाइप मेरी क्या होगी, मेरी टाइप यहाँ पे गेट की होगी या पोस्ट की होगी। हमें फॉर्म अपना पोस्ट करवाना है, यहाँ से मैं इसकी टाइप पोस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यूआरएल क्या है, हम इसकी यूआरएल भी लिख लेते हैं। देन डाटा, मुझे डाटा कौन सा पास करवाना है। अब यहाँ से सबसे पहले मैं इसका एक्शन क्रिएट कर लूँ जिसमें मैं डाटा पास करवाऊंगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मुझे एक प्रॉपर्टी सेंड करवानी है, दो प्रॉपर्टी सेंड करवानी है या कंप्लीट फॉर्म सेंड करवाना है। लेट्स से अभी इस फॉर्म में मेरे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है नेम की। नेम प्रॉपर्टी को हम आसानी से सेंड करवा सकते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ से इसे एक्सेस कर लूँ इसके नेम के थ्रू और इसे मैं आसानी से .val पास करवा सकता हूँ। अगर मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ हों तब मेरे लिए तब भी इजी है। फॉर एग्जांपल मुझे डी नेम सेंड करवाना है, ये मेरे पास नेम प्रॉपर्टी है, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन सेंड करवानी है, देन कोमा, देन सेकंड वैल्यू। जेसन सिंटैक्स हम आसानी के साथ इसमें ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, मैं डिस्क्रिप्शन इस तरह से ऐड करवा सकता हूँ। आईडी, नेम, अगर मेरे पास कोई और भी फील्ड्स हैं तो इस तरह से मैं इसमें मल्टीपल फील्ड्स को ऐड करवा सकता हूँ। और मैं अपने कंट्रोलर में किस तरह से एक्सेस करूँगा, मैं इस कंट्रोलर में एक्शन क्रिएट कर लूँगा और इसके बाद मैं 1 बाय 1 इन सभी फील्ड्स को इनके नेम से एक्सेस कर लूँगा। किस तरह से, फर्स्ट फील्ड का क्या नेम, मैंने इसकी वैल्यू किसके साथ बाइंड करवाई है, डी नेम। सेकंड, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ, सेम नेम को मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा तभी मेरी वैल्यूज़ बाइंड होंगी।
अदरवाइज जब मैं सबमिट करवाऊंगा तो मेरी वैल्यू बाइंड नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम अंडरस्कोर डीनेम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने अंडरस्कोर डीनेम को ही यूज़ करना है। अगर यहाँ पे मैं कैपिटल डी और नेम यूज़ कर रहा हूँ देन मुझे यहाँ पे भी कैपिटल डी नेम को ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी प्रॉपर्टीज़ बाइंड नहीं होंगी। अब ये हमारे पास एक वे आ गया वैल्यूज़ को पास करवाने का। लेकिन अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 to 15 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं एक फॉर्म सबमिट करवा रहा हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जिसमें मेरे पास 10 to 15 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या मुझे 10 to 15 प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पे आके इसके वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फील्ड्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, देन मेरे लिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। सो हम 10 to 15 प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के बजाय कंप्लीट मॉडल को बाइंड करवा लेते हैं। किस तरह से कि मैं इस एजेक्स रिक्वेस्ट में से सिंगल प्रॉपर्टी सेंड नहीं करवाऊंगा बल्कि अपना कंप्लीट फॉर्म सेंड करवा दूंगा। अब इस फॉर्म में जो सी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब प्रॉपर्टीज़ मैं आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर सकूँगा। मैं इस फॉर्म को आईडी सेंड करवा लेता हूँ ताकि मैं इस कंप्लीट फॉर्म को एक्सेस कर सकूँ। मैं इसे नेम दे लेता हूँ डिपार्टमेंट फॉर्म। ओके, डिपार्टमेंट फॉर्म, और इसे मैं यहाँ पे एजेक्स में किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, $डिपार्टमेंट फॉर्म डॉट सीरियलाइज। हमारे पास सीरियलाइज का फंक्शन होता है जो क्या करेगा कि सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेगा। ये बात लाजमी तौर पे याद रखिएगा कि हर प्रॉपर्टी को आईडी और नेम की फील्ड लाजमी हमने असाइन करवानी होती है। आईडी किस लिए, ताकि अगर मैंने इसकी वैल्यू को गेट करना है तो हम इसकी आईडी की बेस पे गेट कर सकते हैं। और नेम प्रॉपर्टी किस लिए कि अगर मैंने इसे किसी मॉडल के साथ बाइंड करवाना है या सर्वर साइड पे सेंड करना है देन हम इसके इस नेम की बेस पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने इसे नेम असाइन नहीं करवाया तब ये प्रॉपर्टी हम कभी भी सर्वर साइड पे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए इन दो प्रॉपर्टीज़ को हमने लाजमी तौर पे ऐड करवाना होता है। इसका एक और वे है कि मैं यहाँ से मैनुअली आईडी और नेम ऐड करवाने की बजाय अपने इस व्यू को इस मॉडल से बाइंड करवा दूँ। मॉडल core3.models डॉट मेरा डिपार्टमेंट का मॉडल, यहाँ से core3 मेरे प्रोजेक्ट का नेम, देन मॉडल्स फोल्डर, देन मेरा डिपार्टमेंट्स का मॉडल, और यहाँ पे मैं इसे ASP फॉर टैग हेल्पर को यूज़ करूँगा। तो टैग हेल्पर रन टाइम पे हमारे लिए ये दोनों फील्ड्स क्रिएट कर देता है, आईडी भी और नेम भी। सो हमें खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये दो अप्रोचेज़ हैं। अगर हमें मॉडल की समझ आए कि हम मॉडल क्यों बाइंड करवा रहे हैं, इसका क्या पर्पज़ है, वेल एंड गुड, हम यहाँ पे ASP फॉर को यूज़ कर ले। लेकिन अगर हमें समझ ना लगे कि मॉडल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारी तो सभी रिक्वेस्ट एजेक्स से जा रही हैं, देन हम इसे रिमूव कर दें और यहाँ पे मैनुअली आईडी और नेम की फील्ड्स को ऐड करवा लें। ओके, अब मैं यहाँ से एक्शन का नेम ऐड करवा लेता हूँ। मैं यहाँ से सेव का एक्शन ऐड करवा लेता हूँ जो कि मेरा एडिट और क्रिएट और एडिट दोनों की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। सेव डिपार्टमेंट, सो यहाँ पे मैंने सेव डिपार्टमेंट का एक्शन क्रिएट करवा लिया जिसमें मॉडल पास करवाऊंगा, और अगर आईडी ग्रेटर देन 0 है तो हम एडिट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देंगे, एल्स इंसर्ट की फंक्शनैलिटी। और जो भी रिकॉर्ड अपडेट होगा चाहे इंसर्ट हो या डिलीट हो, मैं जेसन को रिटर्न करवा दूंगा, जेसन रिटर्न देन इज सक्सेस ट्रू और मैसेज रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और इसके साथ जो सा भी डाटा होगा वो मॉडल भी मैं रिटर्न करवा दूंगा। इसके साथ ट्राई कैच में अगर मेरे पास कोई एरर आएगा तब हम यहाँ पे इस सक्सेस फॉल्स को रिटर्न करवा देंगे और जो सा भी मैसेज होगा वो मैसेज रिटर्न करवा देंगे। सो इस तरह से हम आसानी से सेव डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी क्रिएट और एडिट दोनों के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, इसे मैं कॉपी करके URL यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ। अब फर्स्ट पे मुझे कौन सा पैरामीटर पास करवाना है, सेकंड कौन सा पैरामीटर पास करवाना है, मैं सिंपल कोमा प्रेस करूँगा तो फर्स्ट पे मुझे एक्शन, सेकंड पे कंट्रोलर पास करवाना है। मेरा कंट्रोलर नेम है डिपार्टमेंट्स और एक्शन नेम सेव डिपार्टमेंट। ओके, अब हम अपनी रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं और यहाँ से जो सा रिस्पॉन्स आएगा हमने नोटिफ में डिस्प्ले करवा लेना है। जो हमने नोटिफिकेशन ऐड करवाई थी, नोटिफ की लाइब्रेरी ऐड करवाई थी, हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, notif.open। अगर आपको याद हो तो हमने site.js इसकी डेफिनेशन ऐड की थी। यहाँ से ड्यूरेशन, पोजीशन, देन टाइप्स, कौन कौन सी टाइप है मेरे पास, सक्सेस है, वार्निंग है, एरर है। अगर मैं कोई कस्टम भी ऐड करवाना चाहूँ तो कस्टम को भी ऐड करवा सकूँगा। अब यहाँ पे टाइप्स को ऐड करवाने का क्या पर्पज़ है कि इन सब टाइप्स पे ये फंक्शनैलिटी या ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। इसकी ड्यूरेशन देन पोजीशन मींस राइट साइड पे डिस्प्ले होगा।
अब इसे हमने किस तरह से एक्सेस करना है, नोटिफ डॉट ओपन, चाहे मेरा सक्सेस का मैसेज हो या एरर का मैसेज हो। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक टाइप और एक मैसेज। टाइप में हम सक्सेस पास करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन डिस्प्ले हो जाएगा, एरर पास करेंगे तो नोटिफिकेशन का बैकग्राउंड कलर रेड डिस्प्ले हो जाएगा। देन मैसेज, जो सा भी हम मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, मैंने उस रिस्पॉन्स को कंसोल में डिस्प्ले करवा लिया है। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, अब इसे रन करके टेस्ट करते हैं। ओके, मेरे पास फॉर्म डिस्प्ले हो गया है, देन मेरे पास सेव बटन डिस्प्ले हो गया है। इस फॉर्म में भी मैंने कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की बूटस्ट्रैप की। लेट्स से अब मैं यहाँ पे IT ऐड करता हूँ। IT सेव पे क्लिक किया, मेरी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, लेकिन मेरा ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हुआ। हम इसकी रीज़न देख लेते हैं। मैं इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। कंसोल में मेरे पास एरर्स आ गए। एरर क्या आया है, एजेक्स इज़ नॉट डिफाइंड। सो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एजेक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओके, यहाँ से मुझे $.ajax को यूज़ करना है, $.ajax। इसके साथ ही मैं यहाँ पे भी इसमें क्लास ऐड करवा लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। IT सेव पे क्लिक किया, मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, मीन्स मेरा मॉडल पास हो गया। मैं मॉडल में चेक कर लूँ क्या प्रॉपर्टीज़ आई हैं मेरे पास। IT मेरे पास पास हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, सो मेरे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा न्यू रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सेव चेंजेस। ओके, अब मेरे पास जेसन रिटर्न हो जाएगा। जब जेसन रिटर्न होगा तो इसका रिकॉर्ड कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ से कंसोल को चेक कर लेता हूँ। अब कंसोल में मेरे पास दो एरर्स आ गए, एक नोटिफ इज़ नॉट डिफाइंड और सेकंड मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो गया है। ये भी नोटिफ की ही नोटिफिकेशन है, या नोटिफ का ही एरर आ रहा है। और ऑब्जेक्ट में मेरे पास जो पैरामीटर्स मैंने पास करवाए थे, जेसन रिस्पॉन्स लाइब्रेरी को रिटर्न करवाया था, जेसन रिस्पॉन्स क्लास को रिटर्न करवाया था, मेरे पास जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न हो गई। डाटा, एरर लिस्ट, इज सक्सेस और मैसेज। अब नोटिफ हमारे पास क्यों वर्क नहीं कर रही, मैं यहाँ से इसे स्टॉप करता हूँ और मैं लेआउट में आ जाता हूँ। नोटिफ इसलिए वर्क नहीं कर रही क्योंकि नोटिफ की डेफिनेशन हमने की थी site.js में, और site.js को हमने यहाँ पे ऐड करवाया है, लेकिन हमारी site.js यहाँ पे रीड नहीं हो रही। मे भी हमने इसका ऑर्डर चेंज करना हो, या मैं सिंपल इसे क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके अपने इंडेक्स में ऐड करवा लूँ या इस फॉर्म पे ऐड करवा लूँ। ये जो मेरा पार्शियल व्यू है, गेट डिपार्टमेंट्स फॉर्म एंड लिस्ट, यहाँ पे मैं नोटिफ की site.js को ऐड करवा लूँ तो अब हमारी नोटिफ की लाइब्रेरी एज एक्सपेक्टेड वर्क करेगी। इसके बाद अब यहाँ पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास रिस्पॉन्स में डाटा आ गया, मैंने इस डाटे को इस लिस्ट में लोड करवाना है, जो सी मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है। अब मेरे पास क्रिएट के टाइम पे भी सेम सेव के बटन का ये एजेक्स रिक्वेस्ट कॉल होगी, और एडिट के टाइम पे भी, मीन्स क्रिएट और एडिट दोनों में सेम एजेक्स रिक्वेस्ट कॉल हो रही है। तो मुझे अपनी लॉजिक को यहीं पे राइट डाउन करना पड़ेगा, क्रिएट के लिए भी और एडिट के लिए भी। रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, और हमारे पास कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नल। अगर तो ये सिनेरियो है देन हम क्या करेंगे, तब हम इसमें एरर को डिस्प्ले करवा लेते हैं। लेट्स से एरर, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे एरर, या इसे हम डिस्प्ले करवा लेते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। और अगर कोई और फर्दर एरर होगा या कैच ब्लॉक से एरर आएगा तो हमारे पास इस एरर में वो कैच हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा सिनेरियो हैंडल करना है, वेर डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, या फिर इसके बजाय रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस। अगर तो इज सक्सेस ट्रू है तब क्या करो, इज सक्सेस फॉल्स है तब क्या करो। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसे डबल इक्वल टू ट्रू इस सिंटैक्स में भी लिख सकते हैं। अब अगर तो इज सक्सेस फॉल्स है तब हम इसके एरर मैसेज को रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। ओके, ये सिनेरियो भी हमने हैंडल कर लिया। अब फर्दर डाटा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा, सो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डाटा आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा।
तो मैं यहाँ पे एक रो जनरेट करवा लेता हूँ, रो इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स को यूज़ करूँ, डबल कोट्स को यूज़ करूँ या टिल्ला सिंटैक्स को यूज़ कर लूँ। मैं एक रो जनरेट करवा लेता हूँ और इसके अंदर फर्दर हमें चाहिए तीन टीडी हमें चाहिए, एक डिपार्टमेंट आईडी के लिए, एक नेम के लिए और थर्ड वन हमारे बटन्स के लिए, एडिट और डिलीट बटन्स के लिए। इस सेम कोड को मैं इस लिस्ट में से कॉपी कर लेता हूँ अब मैंने यहाँ पे एक रो जनरेट करवा ली। अब इस रो को मुझे ऐड करवा लेना है किसमें, इस लिस्ट में। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट की आईडी है डिपार्टमेंट लिस्ट डिव। जिस तरह हम यहाँ पे ऐड करवा रहे थे, हम यहाँ पे .html को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या अब यहाँ पे भी मुझे .html को यूज़ करना है या अपेंड को यूज़ करना है? अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आगे मेरा ये नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड हो जाए, तो इसके लिए मैं अपेंड को यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ओवरराइड करना चाहता हूं देन हम .html को यूज़ कर लेंगे। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं अपेंड को यूज़ करूंगा, जो भी रिकॉर्ड ऑलरेडी होगा उसके आगे न्यू रो ऐड हो जाएगी। अब इसके साथ मैं इस पे सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूं, सक्सेस रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। हम चाहे तो यहाँ से मैसेज डिस्प्ले करवा लें या फिर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जो मैसेज कंट्रोलर से आ रहा है वो मैसेज डिस्प्ले करवा लें। और इसके साथ ही मुझे इस फॉर्म को भी क्लियर करना है, सो मैं इस फॉर्म को भी एक्सेस कर लेता हूँ इसकी आईडी से, डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ। यहाँ पे अगर मैं रीसेट को यूज़ करूँगा तो मेरा रीसेट वर्क नहीं करेगा। सो हमें जब भी फॉर्म को एक्सेस करें फॉर्म ऑफ .0.reset, अब मेरे पास रीसेट की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेगी, मेरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। ओके, इसे अब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, होप्स हो कि इसमें कोई एरर नहीं होगा। अगर इस सक्सेस है तो हमारे पास जो सा भी डाटा है हमने इस वेरिएबल में पास करवा दिया और फिर इस वेरिएबल से ये रो जनरेट करवा ली data.did नेम, और फिर इसके बाद इस रो को अपेंड करवा दिया इस लिस्ट में, तो हमारा ये एज एक्सपेक्टेड डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स से इसे टेस्ट कर लेते हैं। इसे टेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाके इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इस कोड को सेव करवा लेता हूँ। ओके, अब मैं इसमें न्यू रो ऐड करवा लेता हूँ, IT, सेव पे क्लिक किया, मेरा रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसे सेव करवा देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास मेरा रिकॉर्ड ऐड हो गया। लेकिन ये 2 टाइम मेरा रिकॉर्ड क्यों ऐड हुआ है? लेट्स से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, मेरा रिकॉर्ड 2 टाइम्स ऐड हो गया है। इस प्रॉब्लम को हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। सेव, मैं एक और रिकॉर्ड सेव करवा के देख लेता हूँ, CS, सेव पे क्लिक किया, मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, कंटिन्यू कर दिया। अब मेरे पास एक ही रिकॉर्ड ऐड हुआ है। मे बी बाय मिस्टेक 2 टाइम्स मेरे से इस बटन पे क्लिक हो गया हो, इस वजह से मेरा 2 दफ़ा रिकॉर्ड ऐड हो गया है। लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करवा लेता हूँ, नेटवर्क, सेव पे क्लिक किया, मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, कंटिन्यू। अब मेरे पास नेटवर्क ऐड हो गया है। ब्रेक पॉइंट्स को डिसेबल कर लेता हूँ और अब इसमें एक और ऑब्जेक्ट ऐड करवा के देख लेते हैं। लेट्स से सेल्स ऐड हो गया, सब नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो गई, मेरे पास 2 दफ़ा नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रही है। इसे भी चेक कर लेते हैं। अब सेल्स के बाद मैं एक और लेट्स से कोई भी डमी सा नेम ऐड करवा लेता हूं ताकि बाद में मैं इसमें एडिट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूं। तो मेरे पास मेरा रिकॉर्ड ऐड हो रहा है और जो मेरे पास 2 दफ़ा नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रही है, यहाँ से इस एक नोटिफिकेशन को हम हाइड करवा लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे भी नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रही है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पे भी। इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्रिएट की फंक्शनैलिटी एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने एडिट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है।